1774 के बॉस्टन पोर्ट एक्ट के बाद यहाँ हमें फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस देखने को मिलेगी। कांग्रेस बेसिकली इसका मतलब मीटिंग है। यहाँ पर सभी कॉलोनीज के डेलीगेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मीटिंग हो रही है फिलाडेल्फिया में। इस मीटिंग में सिर्फ जॉर्जिया जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके पीछे का कारण ये था कि जॉर्जिया जो है वो नेटिव अमेरिकन के साथ कुछ कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व था और उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई मिलिट्री की आवश्यकता थी। तो उसे लगा कि अगर हम इस तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना मिलिट्री सपोर्ट फुल कर ले और जॉर्जिया जो है उसको नुकसान होगा उससे। इसीलिए फिलाडेल्फिया में सभी कॉलोनीज जॉर्जिया को छोड़कर उन सभी कॉलोनीज के डेलीगेट्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो रही है और सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या किया जाना चाहिए। यहाँ तय किया गया कि जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं उन सभी को हम बॉयकॉट करेंगे। जितने भी ब्रिटिश गुड्स यहाँ पर अलग अलग दूसरे पोर्ट्स के जरिए एंटर हो रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनीज में, हम उसे बॉयकॉट करेंगे। यही नहीं, यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एक प्रकार का ड्राफ्ट तैयार किया गया जो कि ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले लोगों के राइट्स को डिफाइन करता है। और उसमें ये कहा गया कि तब तक हम किसी प्रकार के टैक्स को नहीं देंगे जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए टैक्सेस पर हमारा कंसेंट नहीं होगा, हम उसे अप्रूव नहीं कर देते, तब तक हमारे ऊपर वो टैक्स लागू ही नहीं होगा, हम कोई टैक्स देंगे ही नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रिटेन को एक याचिका, एक पेटिशन जो है वो भी दायर की जा रही है कि 1765 से पहले जितने भी एक्ट्स अभी तक आप लाए हो, जिन्हें आपने ब्रिटिश कॉलोनीज में लागू किया बिना हमारे कंसेंट के, उन सबको रिपील किया जाए और आगे आने वाले जो एक्ट्स होंगे उनमें हमारा अप्रूवल जो है वो मान्य होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंस होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1774 में हमें होती नजर आती है। जब भी हम यहाँ पे किसी प्रकार के रिवोल्ट की बात करते हैं या किसी प्रकार की ऐसे फाइट की बात करते हैं, ऐसे स्ट्रगल की बात करते हैं जो कि किसी देश की आजादी से जुड़ा है, तो वहां पर हमें उसके दो चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ हमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल डेलीगेट्स ऑन टेबल्स चीजों को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे और दूसरी तरफ हमें कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखने को मिलती है जहां पर मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स नजर आते हैं। ऐसा भारत में भी हुआ है। अगर आप इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखोगे तो वो एक ऐसा एसोसिएशन था जो ऑन टेबल्स चीजों को सुलझाने में लगा था, बट अलॉन्ग विद दैट देयर वर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑल्सो जो कि साइड बाय साइड चल रही थी। तो ऐसा ही अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी देखा गया। इसी दौरान आपको यहाँ कुछ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी नजर आएंगे 1775 में। इस मैप पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आप देख सकते हो, जैसे कि लेक्सिंगटन या फिर कॉनकॉर्ड। ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज नजर आती है। यहाँ पर हमें यहाँ के नेटिव्स, ब्रिटेन के द्वारा तैनात जो आर्मी है उसके सिपाहियों से झड़प करते हुए नजर आएंगे, फाइट करते हुए नजर आएंगे। शुरुआत लेक्सिंगटन से हुई और उसके बाद ये पूरी की पूरी फाइट जो है ये कॉनकॉर्ड भी पहुंचती है। इसी बीच 1775 में हमें सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस भी देखने को मिल रही है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है बट उसी के साथ साइड बाय साइड यहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, इस तरह के एसोसिएशन के जो डेलीगेट्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर कांग्रेस में ये तय किया गया कि अब जो भी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं साइड बाय साइड, उनके लीडर के रूप में जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो यहाँ पर कॉलोनियल फोर्सेस को लीड करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में यहाँ पर सभी कॉलोनीज के इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स एक बार फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और थॉमस जेफरसन के द्वारा ड्राफ्ट किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन भी कर रहे हैं। ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन था जिसमें ये सभी 13 कॉलोनीज क्या कर रही हैं, वो ब्रिटिश रूल से अपने सभी रिलेशन कनेक्शन जो है उसको
तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो डिक्लेयर कर रही है कि अब से, आज से ब्रिटिश रूल इन 13 कॉलोनीज में खत्म होता है। अब हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं है। ये इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन ब्रिटिश कॉलोनीज की तरफ से आया है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है। कॉलोनिस्ट के द्वारा जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया, उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। लेकिन एक बैटल ऐसी है जो कि इस पूरे रेवोल्यूशन को अंजाम तक पहुंचाएगी एंड फाइनली इन 13 कॉलोनीज को फ्री कर देगी। इस बैटल को डिसिसिव भी कहा गया है क्योंकि ये एक तरह से अमेरिका के फ्यूचर को डिसाइड कर रही है। ये रेवोल्यूशनरी वॉर अब यहाँ पर अंत तक पहुंचता है 1781 में। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट बैटल को देख सकते हैं, बैटल ऑफ योर्कटाउन। ये बैटल लड़ी जा रही थी ब्रिटिश कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में, और वहां पर तैनात जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई थी। इस ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे कॉर्नवालिस। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे भारत के आधुनिक इतिहास को देखेंगे तो वहां पर भी हम कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द वन, जो कि गवर्नर जनरल की पोजीशन पर रहे हैं। इसके साथ साथ ही इज द वन जिन्होंने यहाँ पर इंडिया में सिविल सर्विसेज की शुरुआत भी की थी। वही कॉर्नवालिस यहाँ इस बैटल ऑफ योर्कटाउन में हारते हुए हमें नजर आते हैं, और एक तरह से अमेरिका का जो फ्यूचर है वो तय करने वाली ये बैटल जो है ब्रिटिश कॉलोनी के लोग जीत गए। वैसे तो 1781 में ही रिजल्ट डिसाइड हो गया था, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये बैटल 1783 तक इसी तरह से कंटिन्यू चलती रही, थोड़ी बहुत सेना जो बची हुई थी उसकी सहायता से। आखिर में 1783 में जाके पीस ट्रिटी हो रही है पेरिस में, और ये जो पीस ट्रिटी हो रही है, इस पीस ट्रिटी में फाइनली इन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया गया। न कि सिर्फ ऐसा किया गया, बल्कि यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ब्लू मार्किंग आप यहां देख पा रहे हैं इस मैप में, ये मिसिसिपी रिवर है। इसके वेस्ट में जितनी भी टेरिटरी थी वो सारी टेरिटरी नेटिव अमेरिकन्स को दे दी गई, और वहीं इसके ईस्ट में यहाँ पर जो 13 कॉलोनीज मौजूद थी, इन 13 कॉलोनीज को मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। कनाडा और फ्लोरिडा को छोड़कर बाकी का जितना भी एरिया ब्रिटिश कंट्रोल में था वो फ्री हो जाता है इस बैटल के बाद। बैटल ऑफ योर्कटाउन, आपको इसे याद रखना है। अगर आप अपने आंसर में इस बैटल का जिक्र करते हैं तो आंसर थोड़ा भारी हो जाता है। यहां पर आप योर्कटाउन की लोकेशन भी देख सकते हैं। फ्लोरिडा बाद में चलकर स्पेन ने छीन लिया था ब्रिटिशर्स से, एंड इस तरह से फ्लोरिडा भी उनके हाथ से निकल गया था। तो ये बैटल, ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन जो हम 1776 से देख रहे हैं, वो 1781 में जाके एक तरह से अंजाम तक पहुंच रहा है, अंत तक पहुंच रहा है। एक प्रश्न जो मेंस के लिए काफी अच्छे से बनाया जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, वो ये है कि अगर देखा जाए, आखिर अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं उनके पास अपनी जो सेना है वो तो बहुत कम थी, और एक तरह से अगर वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहे थे नेटिव अमेरिकन के अटैक से, तो वो ब्रिटिश कॉलोनीज में जो ब्रिटिश आर्मी भेजी गई थी उसकी सहायता से था। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे कौन से यहाँ पर फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी सहायता से अमेरिकन कॉलोनिस्ट जीत गए और वो यहाँ अपने आप को मुक्त कर पाए, अपने आप को फ्री कर पाए। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस। सोचने की बात है, अगर यहाँ पे वॉर चल रहा है और ब्रिटेन को ये वॉर लड़ना है यहाँ पर मौजूद 13 कॉलोनीज के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन से बहुत सारी सेना लानी पड़ेगी, और सेना ही नहीं बल्कि समय समय पर जो रिसोर्सेस, जो चीजों की आवश्यकता यहाँ पर सेना को होती है, जैसे कि फूड, भोजन, वेपन्स, वो भी ब्रिटेन से लाने पड़ेंगे। पर ब्रिटेन इन 13 कॉलोनीज से काफी दूर है, लगभग आपको 3000 माइल्स का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके यहाँ पर आना पड़ता है, लग जाते हैं 3 से 4 महीने यहाँ पहुंचने में। अब ये जो 3 से 4 महीने का गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपन्स कब खत्म हो गए हैं, गोलियां कब खत्म हो गई है, भोजन कब खत्म हो गया, कोई जानकारी नहीं, और उसके बाद 3 से 4 महीने वेट करना, ये यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी को इन 13 कॉलोनीज में वीक बनाता है।
डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिसकी वजह से अमेरिकन कॉलोनिस्ट इस पूरे रेवोल्यूशनरी वॉर में सक्सेस हासिल कर पाते हैं। आप इस डिस्टेंस को एक ज्योग्राफिकल बैरियर के रूप में देख सकते हैं, जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट को तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी इन कॉलोनीज में मौजूद थी उन्हें बहुत वीक बना रहे हैं। इस डिस्टेंस की वजह से बहुत से दूसरे फैक्टर्स भी यहां पर हमें नजर आएंगे। सबसे बड़ा कारण डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस से कनेक्टेड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट के लिए काफी बेनिफिशियल रहे, जैसे लार्ज एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट। जिस एरिया में ये पूरा कन्फ्लिक्ट हो रहा है वो एरिया साइज में बहुत बड़ा है। ये 13 कॉलोनीज ही नहीं बल्कि 13 कॉलोनीज के अलावा भी काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में रख रखा था। इतने बड़े एरिया में अगर ये पूरा कन्फ्लिक्ट हमें यहाँ होता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आर्मी चाहिए, और ये आर्मी ब्रिटिशर्स नहीं भेज पा रहे हैं टाइम पर इन 13 कॉलोनीज में। तो एरिया काफी वास्ट था, ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड मौजूद है इस एरिया में, प्लस ये जो एरिया है इसकी वास्टनेस की वजह से भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ एरिया प्लेन था, कुछ जगहों पे आपको पहाड़ियां नजर आ जाएंगी, कुछ जगहों पे आपको नदियां नजर आ जाएंगी। तो इतने वास्ट एरिया की वजह से, इतने वास्ट साइज की वजह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप वेरिंग लैंडस्केप भी देख रहे हो। और ब्रिटिश फोर्सेस जो ब्रिटेन से आ रही हैं वो इस लैंडस्केप से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है। आगे और आगे चलने पर किस प्रकार की जमीन मिलेगी उसकी प्रॉपर इन्हें जानकारी नहीं है। तो ये इतना बड़ा एरिया जहां पर ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसे संभालने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता है, और इसी के साथ साथ इतने बड़े एरिया में एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता है। नए नए प्रकार की जमीन सामने आ जाती है, और इसी तरीके से ये जो सेना थी इन्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कॉलोनियल वॉर्स लड़े कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अमेरिकन कॉलोनिस्ट को फायदा दे रही है, उनको यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है। इसी के अलावा बहुत से दूसरे फैक्टर्स जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको कुछ ऐसे लीडर्स मिले, कुछ ऐसे नेता मिले जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसे कि आप लॉर्ड नॉर्थ को देख लो, लॉर्ड नॉर्थ जो कि प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के, उन्होंने यहाँ पर एक्ट्स लाए, और ये जो एक्ट्स थे जैसे कि टी एक्ट आप देख रहे हो, इन टी एक्ट्स के वजह से ये रेवोल्यूशन इतना गर्म, इतना ज्यादा एरिया तक आपको फैलता हुआ नजर आता है। बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनीज में जो हो रहा था उसके प्रति रिस्पॉन्ड प्रॉपर तरह से न करने की जो एबिलिटी है वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर बनी। अगर लॉर्ड नॉर्थ यहाँ की सिचुएशन को बेहतर तरह से समझते और एक्ट्स जो है उन्हें भी थोड़ा सा बेहतर तरह से समझते, या फिर ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कंसिलिएट करने की कोशिश करते, तो शायद ब्रिटिशर्स इन ब्रिटिश कॉलोनीज में और लंबे समय तक अपनी प्रेजेंस सस्टेन कर सकते, बट ऐसा हुआ नहीं। तो लॉर्ड नॉर्थ जैसे इनकम्पिटेंट लीडर्स ने भी बहुत हद तक इस रेवोल्यूशन को अंजाम दिया है, और अमेरिकन कॉलोनिस्ट जो है उन्हें सक्सेस हासिल करने में सहायता दी है। एक और बहुत बड़ा फैक्टर जिसको बिल्कुल भी यहाँ पर हम स्किप नहीं कर सकते वो है फ्रांस की सहायता। ये पूरा का पूरा जो अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने देखा, इस रेवोल्यूशन के दौरान चाहे वो मिलिट्रीली हो या फाइनेंशियली हो, फ्रांस ने सहायता प्रोवाइड की है। फ्रांस की तरफ से काफी पैसा भी दिया गया और इसी के साथ साथ सेना भी भेजी गई, ताकि ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाले जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट हैं वो ब्रिटिश सेना के खिलाफ बेहतर तरह से युद्ध लड़ सकें। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आप अमेरिकन को जीतते हुए देखते हो। अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें जीतते हुए देखते हो। लेकिन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो है इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले इंटेलेक्चुअल डेलीगेट्स। आपने देखा कुछ नाम जैसे कि सैमुअल एडम्स। इसी तरीके से हमने पहले भी बात की थी कि कैसे 7 ईयर वॉर में
ब्रिटिश आर्मी की कुछ टुकड़ियों को लीड करने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो आगे चलकर रेवोल्यूशनरी वॉर जो अमेरिका के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा जाएगा उसमें बहुत सहायता देगा। और यहाँ ऐसा ही हुआ। यहाँ हमें कुछ ऐसे बेहतरीन लीडर्स दिख रहे हैं जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे, जिन्होंने यहाँ पर इन कॉलोनीज की जो सेना थी उसको लीड किया है, उसके कमांडर इन चीफ के रूप में लीड किया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई सेना जो है उसको रेसिस्ट किया है। तो इस तरह के जो बेहतरीन लीडर हैं जो नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म की भावना के साथ सेना को लीड करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काउंट होना चाहिए अमेरिकन कॉलोनिस्ट की सक्सेस में। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स। इन्हें मेंस के आंसर में आप बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, एक बेहतर आंसर आप इन पॉइंटर्स की सहायता से फ्रेम कर सकते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन का अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर सिग्निफिकेंस देखें तो आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा। हम यहाँ पे जब अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद की स्थिति को देखते हैं और बाद के आउटकम्स को देखते हैं तो अमेरिकन रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस हमें क्लियरली नजर आएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कैसे इस अमेरिकन रेवोल्यूशन ने अमेरिका को फ्री किया, आजाद किया। एक नया इंडिपेंडेंट नेशन सामने आ रहा है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनीज के जो लोग थे वहां पर कुछ नेटिव अमेरिकन भी थे, कुछ पहले से आए हुए ब्रिटिश बसे हुए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपने इस रीजन को आजाद किया, मुक्त किया, फ्री किया। ये एक्चुअल में बाकी बहुत सी कॉलोनीज के लिए एग्जाम्पल के रूप में आपको नजर आएगा, एक प्रकार की इंस्पिरेशन के रूप में आप इसे देख सकते हो। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन ने एक नया इंडिपेंडेंट नेशन यहां पर बनाया है और आगे चलकर यही नया इंडिपेंडेंट नेशन दुनिया की लीडिंग पावर्स में से एक बनेगा। न कि सिर्फ ये, इस अमेरिकन रेवोल्यूशन ने यह भी दिखाया कि कैसे नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की भावना की सहायता से ये किया जा सकता है। नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद आखिर क्या है? नेशनलिज्म इज बेसिकली फीलिंग ऑफ वननेस। कैसे इन 13 कॉलोनीज में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति वननेस की फीलिंग रख रहे हैं और ये जो वननेस की फीलिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसी फीलिंग के चलते वो यहाँ इतने बड़े रिवोल्ट को कर पाते हैं, वॉर लड़ पाते हैं और अपने आप को फ्री कर पाते हैं। अगेन ये जो आप यहाँ नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म की भावना देख रहे हो, ये सिर्फ अमेरिकन को सहायता नहीं करता इस रेवोल्यूशन को एक तरीके से सक्सेसफुल बनाने में, पर ये ग्लोबली यहाँ पे बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर रहा है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान हमने ये भी देखा कि अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज में डेलीगेट्स थे, इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स थे, पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ रेवोल्यूशन पर फोकस नहीं किया, उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनीज में रहने वाली जनता के जो फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं उनके ऊपर भी फोकस किया। इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर राइट्स को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो है उसका एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जिसके ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन भी इन डेलीगेट्स का रहा। तो इस तरह से एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। इस चीज को अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय में डिफाइन किया जा रहा है और इसी को हम आगे आने वाले जो देश हैं जो अपने आप को आजाद करना चाहेंगे, आजाद होंगे भी, वो यहाँ पर अपनी जनता के जो राइट्स हैं उनको भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और भारत उन्हीं में से एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली जब यहाँ पर आप 13 कॉलोनीज को मुक्त होते हुए देखते हैं तो डेमोक्रेसी को हम यूएसए में इस्टेब्लिश होते हुए देखेंगे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का तंत्र, कैसे यहाँ पर अमेरिका ये दिखा रहा था कि अब मोनार्की का दौर नहीं है, अब जनता का तंत्र आना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए जो कि प्रजा के प्रति, जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, एक ऐसी सरकार। यहाँ पर जो सोवरियंटी है, यहाँ पे जो पावर है वो पूरी तरह से जनता के हाथ में होनी चाहिए, जनता के थ्रू यहाँ पे सरकार बननी चाहिए, वो सरकार ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी, ज्यादा अकाउंटेबल होगी, ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। अगेन
एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। बहुत से देश दूसरे भी थे, जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो की जा रही थी, लेकिन उनका लिखित संविधान हमें देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ फर्स्ट टाइम कोई देश आजाद होकर अपना लिखित संविधान रच रहा है, जिसमें पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ही नहीं डिफाइन किया जाएगा, बल्कि जनता के राइट्स को भी डिफाइन किया जाएगा। अगेन एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी दुनिया भर में दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनके लिए एग्जाम्पल बनता है, और कैसे दूसरे देश भी अपना संविधान लिखते हैं। भारत ने अपना संविधान लिखा, लिखित रूप में वो आज मौजूद है। इसी के साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये 13 कॉलोनीज एक साथ मिलकर एक फेडरेशन बना रहे हैं। शुरू में 13 कॉलोनीज थी, बट धीरे धीरे करके जैसे स्पेन ने अपने कॉलोनीज को फ्री किया, ब्रिटेन ने बाकी की दूसरी कॉलोनीज को फ्री किया, वैसे वैसे ये सब कॉलोनीज जो है वो यूनाइट हुई और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरेशन को अंजाम दिया, जिनमें हर स्टेट, हर कॉलोनियल स्टेट जो था उसके अपने राइट्स थे, अपनी पावर थी, अपनी सरकार थी, अपना संविधान भी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत जो है वो फेडरेशन नहीं लेकिन कॉन्फेडरेशन के रूप में हमें नजर आता है, जिसमें बहुत सारे प्रिंसी स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया जुड़ रहा है प्रिंसी स्टेट्स के साथ और एक कॉन्फेडरेशन बना रहा है। पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को तो अडॉप्ट नहीं कर पाए क्योंकि भारत की नीड अलग थी, इसीलिए हमने क्वाजी फेडरल बनाया अपने भारत को, जिसका मतलब था स्टेट्स के पास अपनी पावर जरूर है लेकिन जो सेंटर है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो फेडरल सिस्टम या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका में आ रहा है, ये दूसरे देशों को क्या दे रहा है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में अच्छे कुछ सिस्टम्स के ऑप्शन दे रहा है जो नए आजाद देश अडॉप्ट कर सकते हैं अगर ये सिस्टम उन देशों में फिट बैठते हैं तो यहाँ बहुत से नेशंस जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऐसे बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने अमेरिका से ये इंस्पिरेशन ली फेडरल स्ट्रक्चर की और उन्हें अडॉप्ट किया अपने तरीके से। फिर आता है इंस्पिरेशन। यस, देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स जिसका इंस्पिरेशन अमेरिकन रेवोल्यूशन रहा है। बहुत सारे दूसरे देशों में भी कॉलोनीज जो थी उन्होंने अपने आप को इसी तर्ज पर मुक्त किया, जैसे कि लैटिन अमेरिका यहाँ पर यूरोपियन नेशन से अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है। आयरलैंड की बात ये थी कि आयरलैंड की जो लॉ मेकिंग पावर थी वो आयरलैंड की जनता के पास नहीं थी, उनसे जुड़े हुए लॉज को बनाने का काम ब्रिटेन किया करता था, और इसी वजह से अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स को वापस पाने के लिए ये स्ट्रगल आयरलैंड करता है और जीतता भी है। यहाँ अमेरिकन रेवोल्यूशन सिर्फ अमेरिका और दूसरे कॉलोनियल कंट्रीज में ही इंस्पिरेशन का काम नहीं कर रहा, बल्कि इसने इंग्लैंड के ऊपर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। कैसे? हमने देखा कि इंग्लैंड में कैसे प्राइम मिनिस्टर, आप यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ को देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, एक्ट्स ले रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, जिसका एडवर्स इफेक्ट हमें ब्रिटिश कॉलोनीज पर दिखा और रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुए। तो अब इंग्लैंड को भी समझ आ गया था कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरी पावर नहीं होनी चाहिए, ये अपने कैबिनेट के तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए। कैबिनेट जो है उसका भी अहम रोल होना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब बदलाव यहाँ हमें थोड़े से चेंज होते हुए नजर आते हैं। आप यहाँ पे पार्टी या कैबिनेट गवर्नमेंट जो है उसके सिग्निफिकेंस को बढ़ते हुए देखेंगे। राजा जो पहले इंग्लैंड में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद ही ले लिया करता था, उसमें भी कमी आ रही है, और अब यहाँ पे सरकार जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती हुई दिखेगी। और फिर आखिर में आता है फ्रांस। सबसे बड़ा असर तो फ्रांस पर हुआ। जैसे हमने बात की कि फ्रांस एक ऐसा देश था जिसने अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान अपनी सेना भेजी थी अमेरिकन को हेल्प करने के लिए, ताकि अमेरिकन अपने आप को अंग्रेजों से मुक्त कर सके, फ्री कर सके। लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा कि ये सेना जब वापस फ्रांस जाएगी तो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को अमेरिका से कंपेयर करेगी, और ये जो सैनिक अपनी आंखों से अमेरिका को फ्री होते हुए देखकर आए हैं,
क्या इनके अंदर ये इच्छा नहीं जागेगी कि फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, या फिर फ्रांस में मोनार्की खत्म हो और वहां भी डेमोक्रेसी आए? यही कुछ आइडियाज जो अमेरिका से फ्रांस पहुंचेंगे, वो आगे चलकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को अंजाम देने वाले हैं। ये आइडियाज, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के आइडियाज हमें फ्रांस पहुंचते हुए दिखते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। आगे के एपिसोड्स में हम डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ ब्रिटेन के ऊपर इस पूरे अमेरिकन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा असर पड़ा है, कमर्शियली, इकोनॉमिकली। आप खुद सोचकर देखिए, अमेरिका से किस तरह से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था। ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में ये पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल हमें देखने को मिलता है, ये रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाता था और फिनिश गुड्स यानी तैयार माल बनाया जाता था। इन फिनिश गुड्स को फिर अमेरिका की ही मार्केट्स में बेचा जाता था। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने 13 कॉलोनीज को फ्री कर दिया। ना तो अब अमेरिका से रॉ मटेरियल आ सकता है और ना ही ब्रिटेन में बनने वाला फिनिश गुड्स जो है उन्हें अमेरिकन मार्केट्स में बेचा जा सकता है। इसका काफी भारी नुकसान ब्रिटेन को झेलना पड़ा। इसीलिए अब ब्रिटेन क्या करेगा, अब वो ईस्टर्न कंट्रीज पर फोकस करेगा और यहां पर अपनी कमर्शियल पॉलिसीज में भी बदलाव लाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो ब्रिटेन से एक कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने गई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली थी, एकाधिकार था। इस कंपनी के अलावा कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर या कोई दूसरी कंपनी ईस्टर्न कंट्रीज जैसे भारत जैसे देशों के साथ व्यापार करने नहीं जा सकती। लेकिन ब्रिटेन की कॉलोनीज जब वेस्टर्न देशों में फ्री हो गई, जब ब्रिटेन जो है उसको टेरिटरीज छोड़नी पड़ी वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका, तो बहुत सारे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो ब्रिटेन के थे उनको नुकसान हुआ। अब वो अपना माल, अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचे? तो उन्हें ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ, ईस्टर्न कॉलोनीज की तरफ ले जाना होगा और इसी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसे खत्म किया गया। यानी हम देख सकते हैं कि ये अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत हद तक क्या कर रहा है, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन इवन ब्रिटेन की जो कमर्शियल पॉलिसीज दूसरी कॉलोनीज में थी उसमें भी चेंजेस लेकर आ रहा है। ये थी कहानी अमेरिकन रेवोल्यूशन की। लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिका को आजाद तो कर रहा है, पर एक ऐसा एरिया जरूर है जहां पर अभी भी अमेरिका आजाद नहीं हुआ था और वो है स्लेवरी। तो हम देखते हैं कि कैसे अमेरिका तो आजाद हो गया लेकिन स्लेवरी से आजाद होने में उसे अभी भी 100 साल लगेंगे। उसी की कहानी हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अमेरिकन सिविल वॉर। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा करते हुए यहाँ पर एक लास्ट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। यहाँ पे जो बिगेस्ट ऑफर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है, जिसमें आपको 50% ऑफ और 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है, सिर्फ 24,999 में, 24,999 में। ये ऑफर आज एंड हो रहा है, तो रात 12 बजे से पहले इस ऑफर के अंदर आप सब्सक्रिप्शन में ARTI 1702 रेफरल कोड यूज करते हुए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।